अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेज बाय फ्रैंक एस बर्निक की बुक फोर्थ एडिशन का चैप्टर 2 जो है उसका सेक्शन 2.1 करेंगे, विच इज़ अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जिसमें हम बताएंगे कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन अगर दो वेरिएबल्स हों आपके पास तो उसकी जनरल फॉर्म बनती है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्व टू सी, जहाँ पे ए बी और सी जो है वो कोई से कांस्टेंट नंबर्स हैं और एक्स और वाई आपके क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। ठीक है, और अगर आप देखें तो एक्स की पावर जब कुछ नहीं लिखा होता तो इसका मतलब इसकी पावर क्या है, 1 है, और वाई के ऊपर भी उसकी पावर कुछ नहीं लिखी हुई तो इसका मतलब है कि इसकी पावर क्या है, 1 है। तो अगर इस फॉर्मेट में हो तो ये बन जाती है आपकी लीनियर इक्वेशन जनरल फॉर्म में। ठीक है, इसी तरह जो सोल्यूशन है लीनियर इक्वेशन का वो क्या होता है, वो पॉइंट्स का सेट होता है। एक्स और वाई जो वेरिएबल्स हैं उनके पॉइंट्स का सेट होता है, मीन्स जितने भी पॉइंट्स हों उन सबको अगर आप कंबाइन करके सेट की फॉर्म में लिखें, इस तरह ये लिखो एस इज इक्वल्स टू सेट नोटेशन एक्स वाई, वो पॉइंट्स जिसमें ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी हो। मतलब कि वो पॉइंट एक्स और वाई अगर आप इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दें तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो वो इनके क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशंस कहलाते हैं। तो जितने भी पॉइंट्स होंगे उस सबको आपने सेट की फॉर्म में लिख देना है और वो आपका सेट सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन के अंदर n वेरिएबल्स हो, अब दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो अगर दो से ज्यादा वेरिएबल्स हो तो n वेरिएबल्स के लिए क्या होगा, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 एंड सो ऑन अप टू an xn इज इक्वल टू b। तो अगर आपके पास 3 वेरिएबल्स होंगे तो होगा x1 a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 इज इक्वल टू b। इसी तरह अगर 4 होंगे तो x a4 x4 एक्स्ट्रा आ जाएगा, ऐड हो जाएगा एंड सो ऑन। तो अगर n हो तो आपके पास ये जनरल फॉर्म बनेगी जिसमें x जो है वो x1 x2 x3 अप टू xn वेरिएबल्स हैं, जितने a's हैं और जो b's हैं, जो b है ये सारे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। और एक ज़रूरी बात है कि जो जितने भी हैं ये सारे a1 a2 a3 ये सारे क्या हो, सारे इक्वल टू जीरो ना हो, इसमें कोई ना कोई नॉट इक्वल टू जीरो हो। अब चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर लीनियर, -3y इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, एक ही वेरिएबल है, वो कौन सा है, वो है y। ठीक है, तो y की पावर जब कुछ नहीं लिखा होता इसका मतलब इसकी पावर क्या है, 1 है, तो ये क्या बन जाता है, लीनियर। सेकंड इक्वेशन में देखें, दिस इक्वेशन इज एक्चुअली द स्क्वायर रूट इज ऑन टॉप ऑफ the 2 only, so this is square root 2x plus 6y is equals to -25। फिर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं x और y, जिनके पावर्स 1 है तो ये क्या है, लीनियर है। इक्वेशन 3 में भी x और y हैं, दो वेरिएबल्स, दोनों की पावर 1 है तो ये लीनियर है। क्वेश्चन 4 में x की पावर क्या है, 2 है, इज नॉट 1, सो दिस इज नॉट लीनियर। इसी तरह अगर आप इस टर्म को देखें, इसमें x और y मल्टीप्लाई होते हैं तो वो इक्वेशन लीनियर नहीं होती जिसमें दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये भी लीनियर नहीं है। ये लीनियर क्यों नहीं है, क्योंकि x की पावर में क्या है, स्क्वायर रूट x का मतलब है x की पावर क्या है, 1/2 विच इज नॉट 1। इसी तरह 7 में देखें, u और v वेरिएबल है, दोनों की पावर्स 1 है तो ये क्या है, लीनियर है। क्वेश्चन 8 में r और s वेरिएबल्स हैं, उनकी पावर्स 1 है तो ये भी लीनियर है। क्वेश्चन 9 में दो वेरिएबल्स हैं m और n और दोनों की पावर्स 1, तो दैट इज लीनियर। क्वेश्चन 10 में आपके पास दो तरह के वेरिएबल्स हैं x और y, उनके पावर्स अगेन 1 है तो लीनियर। 11 में एक ही वेरिएबल है y, उसकी पावर 1 है तो लीनियर। क्वेश्चन 12 में x और y दो वेरिएबल्स हैं और सबके अलग अलग पावर्स क्या है, 1 है। 13 में तीन वेरिएबल्स x1 x2 x3 सबके पावर्स 1 है तो लीनियर। x
क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास 5 वेरिएबल्स हैं और सबके पावर्स क्या है, 1 है, तो लीनियर। 15 में 3 वेरिएबल्स हैं जिसमें 2 वेरिएबल्स का प्रोडक्ट आ गया, तो दिस इज नॉट लीनियर। क्वेश्चन 16 में अगेन सारे 4 वेरिएबल्स है, सबकी पावर अलग अलग क्या है, 1 है। और क्वेश्चन नंबर 17 जो है, इसको अगर आप वैसे देखें तो इट लुक्स लाइक नॉन लीनियर, लेकिन ये लीनियर है अगर हम इसको फॉर्मूला के फॉर्म में लिखें। ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बिकम्स एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, ठीक है। और जब हम इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं तो ये स्क्वायर रूट कट जाता है स्क्वायर के साथ, तो हमारे पास बचता क्या है, सिर्फ एक्स प्लस वाई। तो इस सेंस में ये क्या है, लीनियर है। क्वेश्चन 18 में भी सब की पावर्स क्या है, 1 है, तो दैट विल बी आल्सो लीनियर। अब आते हैं क्वेश्चन 19 एंड ऑनर्स की तरफ, विच इज रियल वर्ल्ड या वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो उसमें कहा गया क्वेश्चन 19 में, कंसिडर द इक्वेशन 8x इज इक्वल टू 120। अब देखिए इसमें y नहीं है, सिर्फ x का ही फंक्शन है, लेकिन वेरिएबल्स क्या है आपके पास 2। तो आपने इसको कंपेयर करना है। आप कंसिडर 2 वेरिएबल करें x और y, इक्वेशन आपको सिर्फ एक वेरिएबल में गिवन है। तो अगर इसके साथ हम इसको कंपेयर करें तो x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट है a। तो क्वेश्चन 1 में आपसे पूछा गया कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या बन जाएगी, a इज इक्वल टू 8। अब यहाँ b का कोफिशिएंट देके, सॉरी y का कोफिशिएंट देके वो b है, इस इक्वेशन में b नहीं है, तो इसका हम लिख सकते हैं 8x प्लस 0 y इज इक्वल टू 120। अगर कंपेयर करें तो a 8, b 0 और c क्या बन जाएगा, 120। तो आप इसको लिख सकते हैं b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 120। नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछते हैं कि व्हाट पेयर ऑफ वैल्यू सेटिस्फाई द इक्वेशन व्हेन y इज इक्वल टू 10। तो अगर y 10 हो तो आपके पास इक्वेशन कौन सी है, आपके पास इक्वेशन है 8x इज इक्वल टू 120। इसको अगर हम सॉल्व कर दें, दोनों साइड पे 8 से डिवाइड कर दें, तो x की वैल्यू आ जाएगी 15, राइट। तो आपके पास a की वैल्यू आ रही x 15 जिसमें y की वैल्यू 10 है। तो ये वो पेयर है जो सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। नेक्स्ट पार्ट में आपसे कहा गया कि व्हाट पेयर ऑफ वैल्यू सेटिस्फाई द इक्वेशन व्हेन x इज इक्वल टू 20। तो अगर आप देखिए इक्वेशन आपके पास सी वाली है, इसमें से ऑलरेडी आपने निकाल लिया कि x इज 15 और यहाँ आपसे कह रहे हैं कि x 20 हो, तो x 20 हो नहीं सकता, x कैन ओनली बी 15, इसलिए ऐसा कोई भी पेयर नहीं है, ठीक है, जो जिसमें x 20 हो। x हमेशा 15 ही आएगा क्योंकि आपकी इक्वेशन ऐसी दी हुई है। लास्ट में कहते हैं कि वर्बलाइज द यूनिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन सेट। इसका मतलब कि आपने सॉल्यूशन सेट लिखना है। तो सॉल्यूशन सेट का अगर हम देखें, हमने कहा था कि वो क्या होना चाहिए, पेयर होना चाहिए x और y का, और वो पेयर कैसा हो, ठीक है, जिसमें x क्या हो, ये इक्वेशन हम लिखते हैं ना। तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो इससे हमारे पास ये वैल्यू आती है। यहाँ पे हम इक्वेशन लिखते हैं 8x इज इक्वल टू 120, लेकिन हमने इसको ऊपर सॉल्व किया हुआ है जिससे हमारे पास x की वैल्यू एक ही आ रही है, x शुड बी 15, ठीक है। और व्हाट अबाउट y, तो y कोई भी नंबर हो सकता है, y एनी रियल नंबर, ठीक है। तो वो सारे पॉइंट्स जिसमें x 15 हो, y कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, उन सब का सेट क्या होगा, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20। लेट्स टेक द होल क्वेश्चन डाउन। ओके, तो एक्चुअली क्वेश्चन इज एग्जाम्पल 2 आपको गिवन है, जो मैंने ऊपर यहाँ पे सारा का सारा लिखा हुआ है कि इसमें आप क्या करें, प्रोडक्ट ए के जो आवर्स हैं उनको आप चेंज कर दें 2 में, और बी के जो आवर्स हैं उनको चेंज कर दें 4 के अंदर।
एग्जाम्पल में था कंपनी मैन्युफैक्चर टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर द कमिंग वीक 120 आवर्स ऑफ लेबर्स आर अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग द टू प्रोडक्ट्स। तो वो दो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, एक वीक के लिए उनके पास 120 आवर्स हैं, ठीक है। और आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो 120 आवर्स है वीक के, वो सारे अगर यूज हो जाएं तो उसके बाद आप कहते हैं कि जो प्रोडक्ट ए है उसको 3 आवर्स चाहिए ऑफ लेबर और 1 यूनिट के लिए, और प्रोडक्ट बी के 1 यूनिट के लिए कितने चाहिए, 2.5 आवर्स चाहिए। तो आपने क्या करना, डिफाइन एन इक्वेशन विच स्टेट्स दैट टोटल वर्क आवर्स यूज फॉर प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए इन वाई यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी। उन्होंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है। क्या डिफाइन कर दिया कि जो एक्स है, अगर हम डिनोट करें कि एक्स क्या है, द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए, और वाई उसने कहा हुआ है कि द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी के। इतने यूनिट्स आपने प्रोडक्ट ए के बनाने, इतने यूनिट्स आपने प्रोडक्ट बी के बनाने। फिर उन्होंने कहा हुआ कि प्रोडक्ट ए को 1 यूनिट के लिए कितना टाइम चाहिए, 3 आवर्स चाहिए, और प्रोडक्ट बी के 1 यूनिट के लिए उसको कितना टाइम चाहिए, 2.5 आवर्स चाहिए, ठीक है। तो अगर 1 यूनिट के लिए 3 आवर्स है प्रोडक्ट ए के, तो अगर एक्स यूनिट होंगे तो कितना टाइम लगेगा, 3 टाइम्स एक्स। इसी तरह अगर प्रोडक्ट बी के 1 यूनिट के लिए 2.5 आवर्स लग रहे हैं, तो वाई यूनिट्स के लिए कितना लगेगा, 2.5 वाई। और उनके पास टोटल है कितने आवर्स, 120। तो ये इक्वेशन बनती है 3x प्लस 2.5 वाई इज इक्वल टू 120। सही है। अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि उसको आप चेंज कर दें, ए के जो रिक्वायर्ड आवर है उनको आप 2 में चेंज कर दें, और बी के जो रिक्वायर्ड आवर है उसको 4 में चेंज कर दें। तो यही इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2 टाइम्स x प्लस 4 टाइम्स y इज इक्वल टू 120। सही है। ये एग्जाम्पल का सोल्यूशन है, और जो क्वेश्चन गिवन है उसमें आपने ये वाला ए यूज करना है, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 120, क्योंकि उनके आवर्स हमने चेंज कर दिए 2 और 4 के अंदर। अब एग्जाम्पल में पार्ट बी में पूछा गया कि how many units of product A can be produced of 30 units of product B are produced। इसका मतलब है कि Y अगर 30 यूनिट्स प्रोड्यूस करें तो X कितने प्रोड्यूस होंगे, X क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ A। तो इक्वेशन हमारे पास है 3x प्लस 2.5 y इज इक्वल टू 120। इसमें हम y की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 30 और इसको सॉल्व कर देंगे, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 3x इज इक्वल टू 120, 2.5 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो जो भी आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर दें, यू गेट द नंबर ऑफ x। ये तो था एग्जाम्पल का। जो इस क्वेश्चन में आपसे यही चीज़ पूछी गई है, तो आपने पार्ट बी इसका कैसे करना होगा कि आपने इसमें x प्लस 4y इज इक्वल टू 120 के अंदर y की वैल्यू को 30 प्लेस कर देना है। तो जब हम इसमें y की वैल्यू को 30 प्लेस कर देंगे, 2 टाइम्स x प्लस y इंटू वाई ऑफ वैल्यू ऑफ y लिख दिया, तो ये बन जाएगा 2x, 4 टाइम्स 3 गिव्स यू 20, sorry 12, so that becomes 120 is equals to 120। अब उसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो 120 माइनस 120 बिकम 0। इसका मतलब x की वैल्यू क्या है, 0। इसका मतलब अगर हम y के b के 30 यूनिट्स बनाएं तो a के कितने यूनिट्स बनाने चाहिए, 0। तो इसका सोल्यूशन बन जाएगा 0 30। ठीक है। पार्ट सी में आपसे पूछा गया कि
इफ मैनेजमेंट डिसाइड टू प्रोड्यूस वन प्रोडक्ट ओनली, अगर सिर्फ वो एक ही प्रोडक्ट बनाना चाहे, या ए या बी, व्हाट डज दैट मीन? कि अगर वो ए बनाना चाहे, ठीक है, तो उसमें बी नहीं बनाता तो बी जीरो होंगे, एक ये सोल्यूशन बनेगा। अगर वो ए नहीं बनाना चाहते, सिर्फ बी बनाना चाहते, तो हमें वो निकालने होंगे। ठीक है, तो वो कैसे निकालते हैं? एक दफ़ा हम बी को जीरो पुट कर देंगे, इसका मतलब है कि हम एक दफ़ा y को अगर हम नहीं बना रहे, b को नहीं बना रहे, तो y को जीरो पुट कर देंगे। तो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 120 में y को अगर हम जीरो कर दें तो 2x इज इक्वल टू 120। इसको अगर दोनों साइड से 2 पे डिवाइड कर दे तो दिस बिकम्स 60। इसका मतलब अगर हम a के 60 यूनिट्स बनाएं तो b के हम कुछ नहीं बना रहे हैं। इसी तरह अगर हम a के 0 यूनिट्स बनाएं तो b के कितने यूनिट्स बनाने पड़ेंगे? 0 प्लस 4 टाइम y इज इक्वल टू 120, दैट गिव्स यू y इज इक्वल, दोनों साइड अगर 4 से डिवाइड करें तो 30। तो इसका मतलब है अगर हम एक ही बनाए, दोनों में से कोई एक बनाए, तो ए अगर हम बनाए तो ए के 60 यूनिट्स बनाने पड़ेंगे, और अगर हम सिर्फ बी के बनाए तो बी के हमें 30 यूनिट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ओके, मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21। आपकी इक्वेशन गिवन है 4x1 minus 2x2 plus 6x3 is equal to 0. What values satisfy the equation when x1 is equal to 2, x3 is equal to 1? तो हमने सिंपल उसके अंदर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, 4x, x1 की वैल्यू क्या है? 2 माइनस x2 की वैल्यू वो हमने फाइंड आउट करनी है। x3 की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है, इसको सॉल्व कर देते हैं। दैट बिकम्स 8 माइनस 2x2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। माइनस 2x2 को एज इट इज यहाँ पे रहने दो। 8 और 6 को अगर हम ऐड करते हैं दैट बिकम्स 14। अगर इसको हम दूसरी साइड पे लेके जाएं या दोनों साइड पे सब्ट्रैक्ट करें तो ये बन जाएगा। दोनों साइड पे अगर माइनस 2 से डिवाइड कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा। x2 becomes ये माइनस माइनस कैंसिल, we have 7। इसका मतलब है कि हमारे पास जो सोल्यूशन है x1, x2 और x3 वो क्या है? 2, 7 and 1। ठीक है, तो वो कौन सी वैल्यूज है 2, 7, 1 जो सेटिस्फाई करेगी इस इक्वेशन को? ये पार्ट ए हो गया। पार्ट बी में उसने क्या कहा हुआ है कि आपने डिफाइन ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन सेट इन विच द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स इक्वल 0। इसका मतलब है कि आपने किसी भी दो को इक्वल टू 0 करना है और तीसरी वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम कहें कि x2 और x3 किसी भी इन दो को हमने 0 कर दिया तो बचेगा हमारे पास 4x1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि x2 और x3 तो ऑलरेडी 0 है, तो x1 बिकम्स 0। इसी तरह अगर हम x1 और x2 को 0 रखें तो बन जाएगा x2, x3 वाला 6x3 इज इक्वल टू 0, तो अगेन x3 इज 0। तो इधर से भी 0, 0 और 0 आ रहा है। जब हमने x1 और x2 को 0 रखा तो तब भी 0, 0, 0 आ रहा था। अगर हम x1 और x3 को 0 रखें तो x2 0 आ जाएगा, -2 x2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे आंसर क्या आ रहा है? 0, 0 और 0। तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ 0, 0, 0 ही है। हमारे सोल्यूशन सेट में क्या आ रहा है? सिर्फ 0, 0 और 0 ही है कि आप किसी भी दो को 0 पुट कर दो तो तीसरी भी 0 आएगी। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द इक्वेशन। अगेन आपको इक्वेशन गिवन है, व्हाट वैल्यू सेटिस्फाई द इक्वेशन। अगेन आपके पास वैल्यूज गिवन है x1 की, x2 की और x3 की। आपने x4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x1 की वैल्यू क्या है? 20 इक्वेशन में मैंने पुट कर दी, -3। x2 की वैल्यू हमें गिवन है -4, x3 की वैल्यू हमें गिवन है -4 और -2 x4 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है।
that becomes 20 minus 12, 18 plus 16 minus 2 x to the power x. x4 is 60. So that becomes minus 18. 20 minus 18 becomes 2 plus 18. 18 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे. That becomes minus 18. So minus 2 x4 is equals to minus 60. And that is minus 18. That becomes minus 78 minus 2x4. दोनों को minus 2 पे डिवाइड कर दें. Minus. So x4 becomes 3636. आपके पास वैल्यू आ रही है x1 जिसमें 20 है, x2 6 है, x3 -4 है और x4 क्या है 36 है. तो ये वैल्यूज हैं जो सेटिस्फाई करेंगी अबव इक्वेशन को. Determine all elements of the solution set for which the values of 3 variables equal 0. अब इनमें से किसी तीन को 0 करना है, ठीक है, और बाकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. तो लेट्स राइट डाउन द इक्वेशन फर्स्ट. x1 minus 3x2 minus 4x3 minus 2x4 is equals to minus 60. अब उन्हें क्या करना है, किसी भी 3 को इक्वल्स टू 0 करना है. सो हम स्टार्ट करते हैं x1 फाइंड आउट करते हैं पहले. तो x2 x3 और x4 को 0 पुट कर देते हैं. तो दैट गिव्स अस x1 इज इक्वल्स टू minus 60. तो एक सोल्यूशन आ गया minus 60, बाकी सारे क्या है 0. अब अगर हम x2 फाइंड आउट करना चाहें तो x1 इज इक्वल्स टू x3 इज इक्वल्स टू x4, ये सारे 0 पुट कर दें. तो minus 3x2 इज इक्वल्स टू minus 60. दोनों साइड पे अगर हम minus 3 से डिवाइड कर दें तो ये आपके पास बन जाएगा x2 इज इक्वल्स टू 20. तो ये बन जाएगा 0, x1 0 है, x2 20 और बाकी दो भी 0. तो एक ये सोल्यूशन बन गया. अब अगर हम x3 फाइंड आउट करना चाहें तो x1 x2 और x4 को 0 पुट कर दें तो ये बन जाएगा -4 x3 इज इक्वल टू -60. दोनों साइड पे -4 से डिवाइड कर दें. That becomes 15. That is 0, 0. x3 is 15 and that one is 0. Now move on to the next one. x4 हमें चाहिए तो x1 x2 और x3 तीनों को 0 कर दिया तो -2 x4 इज इक्वल टू -60. दोनों साइड में -2 से डिवाइड कर दें. So that x4 is 30. So that is x1 0, x2 0, x3 0. That gives us 30. So ये चार सोल्यूशन है जब आप किसी भी तीन को 0 कर देते हैं. Move on to question number 23. इक्वेशन आपको गिवन है x3 is equals to 20. ठीक है, और फंक्शन है 4 वेरिएबल का. तो व्हाट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन अगर x1 4 हो, x2 3 2 हो और x4 क्या हो 15 हो. तो क्योंकि इसमें बाकी वैल्यूज तो है नहीं, सिर्फ x3 है, तो ए में आपके पास सिर्फ यही आंसर आ जाएगा. x1 क्या है 4, x2 क्या है 2, x3 क्या है 20 और x4 क्या है. तो ये इसका सोल्यूशन होगा, यही सेटिस्फाई करेगा इस ऊपर वाली इक्वेशन को. पार्ट बी में कहते हैं आपसे कि व्हाट विल यू सेटिस्फाई द इक्वेशन व्हेन x3 इज 10. क्योंकि आपके पास जो इक्वेशन गिवन है ये वाली, इसमें x3 है ही 20, तो x3 10 हो ही नहीं सकता. तो नो वैल्यू, कोई ऐसी वैल्यू नहीं है
जो x3 इज इक्वल टू 10 को सेटिस्फाई करेगी। x3 की वैल्यू 10 हो ही नहीं सकती। पार्ट सी में कहते हैं कि डिटरमिन ऑल दी एलिमेंट्स विच सेटिस्फाई, जब आप किसी भी 3 वेरिएबल्स को इक्वल टू 0 रखो। तो ये जो हमने पहले चीज़ की थी इसी तरह भी आपने यही करना है। तो किसी भी 3 को कहते हैं कि आप 0 रखो, ठीक है। तो देखिए x3 को तो हम कभी 0 रख ही नहीं सकते, ठीक है। x3 कभी 0 नहीं होगा अगर हम x1 x2 को 0 रखें और x4 को, तो यही की सोल्यूशन बनेगी। x3 कैन नॉट बी 0 और बाकी जो 3 है हम इसको 0 रख सकते हैं। Move on to question number 4. ओके, इसमें आपसे कहा गया है कि अगेन प्रोडक्ट मिक्स, अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग 2 प्रोडक्ट्स ए बी। ए के लिए कितने 3 आवर्स रिक्वायर्ड है, वही जो हमने पूरा अभी एग्जांपल 2 की थी। और बी के लिए 5 आवर्स रिक्वायर्ड है और डेली उसकी कैपेसिटी कितनी है 150 लेबर्स पर आवर की, ठीक है। एक्स यूनिट से प्रोडक्ट ए के, वाई यूनिट से प्रोडक्ट बी के, ठीक है। तो अगर हम कहें कि एक्स क्या है, उसने पार्ट ए में कहा हुआ है नंबर ऑफ यूनिट्स of A and Y is the number of units of B, कि कितने यूनिट्स आप हर डे बना रहे हैं, ठीक है। तो B के कितने आवर्स हैं, सॉरी A के कितने आवर्स हैं 3, सो 1 यूनिट के लिए। तो जब 3 यूनिट्स बनेंगे A के तो कितने आवर्स होंगे 3x। Y के या B के 1 यूनिट में कितना टाइम लगता है 5 लेबर आवर्स चाहिए। तो अगर Y यूनिट्स बन रहे हो, Y का हमें नहीं पता कि कितने यूनिट्स हैं, तो Y अगर बन रहे हो तो जाएगा 5y। तो वो कह रहे हैं कि टोटल कितने हैं, टोटल है 150 से ज़्यादा। तो अगर हम दोनों को ऐड कर दें इनके आवर्स को तो वो क्या होने चाहिए 150 होने चाहिए। और यही आपकी इक्वेशन है जो हमने मांगी हुई है। पार्ट में कहते हैं हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ अ ए कैन बी मेड, ऑफ प्रोडक्ट ए कैन बी मेड ईच डे इफ 25 यूनिट्स ऑफ बी आर मैन्युफैक्चर्ड। इसका मतलब अगर आप y के यूनिट्स कितने हैं, b के कितने यूनिट्स हैं जिसको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वो 25 है तो a के यूनिट्स कितने बनेंगे। आप इसी इक्वेशन के अंदर 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 150, इसके अंदर हम क्या कर देते हैं y को 25 पुट कर देते हैं और इसको सॉल्व कर देते हैं। सो दैट बिकम्स 125, 3x इज इक्वल टू 150। ये 125 जब दूसरी तरफ चला जाएगा तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और हमसे बचेगा 25। 3 से डिवाइड करें तो इतने यूनिट्स बनेंगे, x इज इक्वल टू 25 बाई 3 यूनिट्स बनेंगे a के, अगर b कितने बन रहे हो 25, ठीक है। पार्ट सी में आपसे कहेगा कि हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ, अगर हमने क्या करना हो a के यूनिट्स बनाने हो कितने, ओके। पार्ट सी में हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ a कैन बी मेड ईच वीक इफ 12 यूनिट्स, अगेन आपके पास y गिवन है कितना 12 और आपसे पूछ रहे हैं कि आपने फाइंड आउट करना है x। अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा डाली गई है, वो क्या डाली गई है कि आपने ए के यूनिट्स तो फाइंड आउट करने हैं लेकिन ईच वीक के लिए अभी जो हम कर रहे थे ये एक्स क्या है डेज के लिहाज से, एक डे में कितने यूनिट्स बन रहे हैं। तो उसने कहा कि अब वीक के आपने फाइंड करने हैं, तो वीक में उसने बताया हुआ है कि कितने डेज होंगे 5, ठीक है। तो वीक के कितने बनेंगे 5x, तो आपने क्या फाइंड आउट करना है 5x। तो सबसे पहले हमें x की जरूरत है, x हम इसे सॉल्व कर देंगे 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 150। इसमें हमारे पास y की वैल्यू गिवन है विच इज 12, 150, so 3x दैट इज 60, इस तरफ चला जाएगा तो -60 हो जाएगा, दैट बिकम्स 90।
तो 3x इज इक्वल टू 90, अगर दोनों साइड पे 3 से डिवाइड कर दें तो x इज इक्वल टू 30। इसका मतलब एक डे में कितने आवर्स कितने यूनिट्स बन रहे हैं 30। तो पूरे वीक में कितने बनेंगे, वीक में जब 5 दिन है तो आप इसको 5 दफ़ा ऐड कर दें या 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो वीक के ए के यूनिट्स कितने होंगे 5 टाइम्स एक्स, तो 5 टाइम्स 30 इज 150 यूनिट्स बनेंगे पूरे वीक के। ओके, मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25। न्यूट्रिशन प्लानिंग डाइटिशियन इज, आपने न्यूट्रिशन, एक डाइटिशियन ने न्यूट्रिशन प्लान करना है, ठीक है, 3 फूड्स के लिए जो कि मील में सर्व हो रही हैं। शी इज कंसर्न अबाउट द अमाउंट ऑफ वाइटामिन्स प्रोवाइडेड एट ईच मील। अब ईच मील में कितने वाइटामिन होने चाहिए उसने कहा कि 1 ounce ऑफ फूड 1 प्रोवाइड्स 8 मिलीग्राम ऑफ वाइटामिन, ठीक है। 1 ounce फूड 2 का जो है वो 24 ग्राम्स मिलीग्राम्स प्रोवाइड कर रहा है, और फूड 3 का जो है वो 16 मिलीग्राम प्रोवाइड कर रहा है। और मिनिमम डेली उस बंदे को या जिसको भी मील के अंदर कितने चाहिए, एटलीस्ट 120 मिलीग्राम चाहिए, एग्जैक्ट इतनी अमाउंट उसको चाहिए कि वो जो फूड खाए उसमें जितना जितने वाइटामिन हो वो 120 मिलीग्राम होने चाहिए। अब उसने कहा कि एक्स जे जो है क्या है, फूड के टाइप्स को रिप्रेजेंट करें कि इसके अंदर कितने आउंसेज हैं। तो हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि x1 क्या है, द नंबर ऑफ आउंसेज, कितने आउंसेज हैं ऑफ फूड टाइप 1, ठीक है। मील के अंदर जो फूड है, फूड 1 के अंदर कितने आउंसेज हैं वाइटामिन के, x1। फूड 2 के अंदर कितने हैं, x2। और फूड 3 के अंदर कितने वाइटामिन हैं आउंसेस के लिहाज से, वो है x3। अब उसने कहा हुआ है कि फूड 1 के अंदर 1 आउंस के अंदर, ठीक है, कितने वाइटामिन है 8 मिलीग्राम। तो अगर x1 आउंस हो तो उसमें कितना होगा 8 टाइम्स x1, ठीक है। तो आपने उसको लिखना है 8 टाइम्स x1। फूड 2 जो है उसके 1 आउंस में कितने 24 मिलीग्राम है, तो x2 यूनिट्स में, x2 आउंसेस में कितना होगा 16 x2। इसी तरह 1 आउंस में, सॉरी ये 24 है, फूड 3 में 1 आउंस में कितने 16 है, तो x3 आउंसेस में कितने होंगे 16 x3। अब ये सारे मिला के वो कह रहे हैं कि कितने होने चाहिए टोटल, सारे मिला के 120 होने चाहिए। तो दैट गिव्स यू द आंसर ऑफ योर पार्ट ए। पार्ट बी में कहते हैं इफ ओनली वन ऑफ द 3 फूड्स इज टू बी इंक्लूडेड इन द मील, सिर्फ एक करना है उसने। तो इसका मतलब क्या है कि आप, अगर आप सिर्फ x1 को इंक्लूड करते हैं तो वो कितना होगा, तो जब सिर्फ x1 इंक्लूड करते हैं तो इसका मतलब x2 और x3 जो है वो इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे। तो 8x1 इज इक्वल टू 120। आप दोनों साइड को 8 पे डिवाइड कर दें, यू गेट योर आंसर। इसी तरह अगर आप मैं x1 को x2 को फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, सिर्फ ये x2 ही हम मील में शामिल कर रहे हैं, x1 और x3 नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर बन जाएगा 24x2 इज इक्वल टू 120। आप इसको दोनों साइड को 24 पे डिवाइड कर दें, तो यू गेट दी आंसर। अगर आपके पास x1 और x2 हम दोनों को नहीं कर रहे, सिर्फ x3 को कर रहे हैं,
तो 16x3 इज इक्वल टू 120, दोनों साइड पे आप 16 से डिवाइड कर दें, you get x3 is equal to this much. अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। Okay, move on to question number 26. Okay, emergency airlift. The Red Cross wants to airlift supplies into a South American country which is experienced an earthquake. ठीक है, तो एक earthquake आया, उसके लिए उन्हें चीज़ें लेके जानी है। 4 types of supplies उनको चाहिए, ठीक है, जिसमें से they should be in containers. वो containers भर के लेके जाएंगे उन चीज़ों का, ठीक है। So one container of particular item weights one container of a particular item weighs 120, 300, 250 and 50 pounds. इसका मतलब है रिस्पेक्टिवली जो चीज़ें लेके जा रहे हैं, ठीक है, फॉर द फोर टाइम्स, for the 4 items, not every time, for the 4 items. If the airplane is to be used has weight capacity of 60, मतलब 60,000 तक पाउंड तक सिर्फ लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो determine the equation which ensures the plane will be loaded to its weight capacity. तो x1 इसने कहा हुआ कि what is your x1 is the number of containers जो शिप होंगे ऑफ आइटम 1। पहला आइटम जो लेके जा रहे हैं उसके कितने कंटेनर्स हैं, x1। टोटल कितने आइटम्स है, 4 हैं, तो x2 क्या होगा, नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ आइटम्स 2। x3 क्या होगा, नंबर ऑफ कंटेनर्स ऑफ आइटम 3। और x4 क्या होगा, द नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ टाइप 4 या आइटम 4। अब टोटल, अब उसने कहा हुआ कि उसकी आइटम का वेट कितना है, एक यूनिट का या एक का कंटेनर का वेट कितना है, 120। तो x1 का कितना होगा, x1 कंटेनर का कितना वेट होगा, 120 टाइम्स x1। इसी तरह एक कंटेनर का वेट सेकेंड आइटम का कितना है, 300 है, तो x2 का कितना होगा, 300 टाइम x2। इसी तरह थर्ड का होगा 250 टाइम्स x3 और फोर्थ का होगा 500 टाइम्स x4। और इन सब का मिलाएंगे, ऐड कर देंगे, तो वो कितना होना चाहिए, वो 60,000 पाउंड होना चाहिए। तो दिस गिव्स यू द फर्स्ट इक्वेशन और द इक्वेशन जो कि इस कैपेसिटी को डिस्क्राइब कर रहा है। इफ इट इज डिसाइडेड टू डिवोट द प्लेन टू ओनली वन सप्लाई आइटम, अगर हमने सिर्फ एक ही आइटम लेके जाना हो तो इसका मतलब है कि बाकी तीनों जीरो होंगे। तो आपने क्या करना है कि किसी भी तीन को जीरो कर दें। अगर आप सिर्फ पहले टाइप के आइटम को लेके जाना चाह रहे हैं तो इसका मतलब है कि x2, x3 के कंटेनर और x4 के कंटेनर क्या होंगे, वो सारे जीरो होंगे। तो आपके पास इक्वेशन बच जाती है 120x1 इज इक्वल टू 60,000। दोनों साइड को आप 120 पे डिवाइड कर दें, व्हाट यू गेट इज 500 कंटेनर्स। इसी तरह अगर हम x2 को सिर्फ लेके जाना चाह रहे हो तो फिर x1, x3 और x4 जो है वो जीरो होंगे। दैट मीन्स 300 x2 इज इक्वल टू 60। और आप दोनों साइड पे x3 से डिवाइड करें, so you get 200। इसी तरह x3 को अगर हम लेके जाएं सिर्फ
तो x1, x2 और x4 जो है वो 0 होंगे। तो 250 x3 इज इक्वल टू 60,000। दोनों साइड पे 250 से डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 240। लास्ट में अगर हम सिर्फ x4 को लेके जाना चाह रहे हो आइटम्स के, x4 के आइटम्स को लेके जाना चाह रहे हो तो बन जाएगा x1, x2 और x3 ये सारे 0 हो जाएंगे। तो आपके पास आएगा 500 x4 इज इक्वल टू 60,000 को दोनों साइड पे डिवाइड करें 500 से, so you get 120 कंटेनर्स। तो अगर सिर्फ एक ही सप्लाई आइटम को लेके जाना हो तो ये उसकी 4 ऑप्शन हैं। अगर x1 को लेके जाना चाह रहा हो, बाकी सबको ना लेके जा रहा हूँ तो वो 500 लेके जाएंगे। अगर x2 को लेके जा रहा हूँ, अगर सेकंड आइटम को लेके जाना हो तो 200 कंटेनर्स लेके जाएंगे। अगर थर्ड आइटम को लेके जाना हो तो 250 कंटेनर्स लेके जाएंगे। और अगर फोर्थ आइटम को लेके जाना हो तो 120 कंटेनर्स लेके जाएंगे। Move on to question number 27. This is the exact kind of same problem. ठीक है, तो आइटम सप्लाई आइटम वही सेम ही है, इसने सिर्फ चेंज किया है कि वो अब वेट के लिहाज से नहीं है बल्कि ये चीज़ वॉल्यूम के लिहाज से है। तो जो जहाज़ ये चीज़ें लेके जा रहे हैं, कंटेनर्स वही हैं x1, x2, x3, उसमें सिर्फ वैल्यू चेंज हो गई है कि अब जो वॉल्यूम वो लेके जा रहा है उसका, पहले आइटम जिसको वो लेके जा रहा है उसका वॉल्यूम कितना है, 30 है, क्यूबिक फीट है। तो अगर एक कंटेनर का कितना होगा, 30 टाइम्स x1। इसी तरह दूसरे कंटेनर का क्या होगा, 60 x2 प्लस तीसरे का 50 x2 प्लस 80 x3, सॉरी x2 x3 यहाँ पे आएगा और ये x4। और टोटल कितना होना चाहिए, उसने कहा कि वो 15,000 क्यूबिक फीट लेके जा सकता है। इतना वॉल्यूम उसका हो तो वो कैरी कर सकता है, इतनी कैपेसिटी उसके अंदर है। तो ये आपका पहला हो गया, प्लेन फिल हो जाएगा। ठीक है, पार्ट बी में कहते हैं कि डिसाइड करें कि अगर वो सप्लाई आइटम सिर्फ अगेन वही, अगर वो एक ही लेके जाना चाह रहा हूँ, अगर वो x1 लेके जाना चाह रहा है तो कितना होगा, ये बाकी तीनों क्या होंगे, 0 होंगे। तो 30 x1 इज इक्वल टू 15,000, x1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 500। इसी तरह अगर वो x2 को लेके जाना चाह रहा हूँ तो बाकी तीनों 0 हो जाएंगे। तो सिर्फ 60 x2 इज इक्वल टू 15,000, दोनों साइड पे अगर आप डिवाइड करें 60 से तो x2 बन जाएगा 250। इसी तरह अगर हम कर x3 सिर्फ लेके जाना चाह रहे हो तो ये बन जाएगा 50 x3 इज इक्वल टू 15,000, x3 becomes 300। और अगर हम सिर्फ x4 लेके जाना चाह रहे हो दैट इज 80 x4 इज इक्वल टू 15,000। दोनों साइड पर अगर हम 80 से डिवाइड करें तो दिस गिव्स अस 187.5। ठीक है, अब पार्ट सी में उन्होंने एक एक्स्ट्रा चीज पूछी है। वो कहते हैं कि यूज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सरसाइज। हमने पूरा एक्सरसाइज की है, उसमें हमारे पास, चलो मैं लिख देता हूँ, x1 क्या था 26 के लिए, x1 was 500, x2 was 200, x3 was 240 and x4 was 120। और ये किसके लिहाज से था, वेट के लिहाज से। अब ये वॉल्यूम के लिहाज से जो हमारे पास आई है वो इस वाले प्रॉब्लम में 27 में वो x1 500 एज इट इज सेम आया हुआ है, x2 यहाँ पे हमारे पास क्या आया हुआ है 250 आया हुआ है, x3 हमारे पास 300 और x4 इज 187.5। तो कह रहे हैं कि अगर आप दोनों का कंपैरिजन करें तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंटेनर्स व्हिच कुड बी शिप्ड ऑफ ईच आइटम इफ बोथ वेट एंड वॉल्यूम आर कंसीडर। आपने वॉल्यूम को भी कंसीडर करना है
और वेट को भी कंसिडर करना है, तो दोनों में से मैक्सिमम किसको हम लेके जा सकते हैं, और आपने बताना है कि कौन सी चीज़ इसको जो कैपेसिटी को कंस्ट्रेन कर रही है, मतलब जो इसके ऊपर असर डाल रही है, कौन किसकी वजह से आप वो वैल्यू चूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसको देखें, दोनों का x1 क्या है, 500, सेम ही है, तो ये दोनों ही है कंस्ट्रेनिंग फैक्टर, मतलब कि जहाज में आप 50 कंटेनर्स लेके जा रहे हैं, उसका वॉल्यूम भी सेम है और वेट भी सेम है, तो वॉल्यूम और वेट दोनों इसको क्या करते हैं, कंस्ट्रेन कर रहे हैं, वॉल्यूम एंड वेट बोथ। कंस्ट्रेनिंग फैक्टर क्या है, वॉल्यूम और वेट दोनों ही इसको कंस्ट्रेन कर रहे हैं। x2 जो है, एक 250 है और दूसरा 200 है, ठीक है, ये वॉल्यूम का है और ये वेट का है। तो अगर हम वॉल्यूम 250 लें, ठीक है, तो 200 कंटेनर्स का वेट जो है और 250 वॉल्यूम का, तो अगर हम वॉल्यूम 250 लें तो वेट उसका और ज़्यादा हो जाएगा, हम जहाज़ में वो लोड नहीं कर सकते, क्योंकि जहाज़ में सिर्फ 200 कंटेनर्स वेट के लिहाज से अंदर जा सकते हैं, तो हम इसको क्या इसीलिए 200 को ही चूज़ करेंगे, क्योंकि अगर 250 चूज़ कर दिए तो वो वेट से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका कंस्ट्रेनिंग फैक्टर क्या है, वेट है, क्योंकि वजन की वजह से हमने कम वाले चूज़ किए। वॉल्यूम तो 250 तक बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन फिर वो 250 वेट नहीं बर्दाश्त करेगा। इसी तरह अगर हम देखें, वेट अगेन 240 है, वॉल्यूम 300 है, तो हमें चूज़ क्या करना होगा, 240 चूज़ करना होगा, क्योंकि फिर 300 में वेट, कंटेनर्स में वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह इसमें x4 में हम चूज़ करेंगे 120, उसके ऊपर भी जो फैक्टर है वो क्या है, वेट है, क्योंकि अगर हम 187.5 कंटेनर्स डालेंगे तो उनका वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो जहाज़ कैरी नहीं कर पाएगा। ठीक है, ओके, मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। अब कंपनी है वो हायर कर रही है क्या चीज़ें, तीन तरह के लोगों को हायर कर रहे हैं, प्रोग्राम एनालिस्ट, सीनियर प्रोग्राम एनालिस्ट एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, और उन्होंने उनकी सैलरी का बताया हुआ है कि कितनी उनको देंगे, वो कॉस्ट करें 50,000 एक, दूसरा 60,000, और तीसरा हुआ थर्ड वन, ईच प्रोग्रामर एनालिस्ट पोजीशन 50,000, ईच सॉफ्टवेयर इंजीनियर 60,000। ठीक है, और 40,000 एक और भी है, विच इज आई कैसे आई मिस्ड इट, तो इसकी सॉरी, प्रोग्राम एनालिस्ट का है 40,000, सीनियर का 50,000 और सॉफ्टवेयर का 60,000। तो प्रोग्राम एनालिस्ट, ईच प्रोग्राम एनालिस्ट, ये सीनियर का है, सीनियर का कितना है, सीनियर प्रोग्राम एनालिस्ट का है 50,000, प्रोग्राम एनालिस्ट का है 40,000, और सीनियर का है 50,000, और इंजीनियर का, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का है वो 60,000 है। तो x1 xj इक्वल द नंबर ऑफ पोजीशंस हायर्ड फॉर द जॉब, कितने पोजीशन उनको हायर करने चाहिए, तो हम कहते हैं कि x1 क्या है, नंबर ऑफ पोजीशंस, किस चीज के, ऑफ प्रोग्राम एनालिस्ट। x2 कितने, नंबर ऑफ पोजीशन ऑफ सीनियर प्रोग्राम एनालिस्ट, और x3 क्या है, द नंबर ऑफ पोजीशंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। ये तीन तरह के लोग वो हायर करना चाह रहे हैं। ये वाला उनको कितना कॉस्ट करता है, एक बंदा उसको 40,000 कॉस्ट कर रहा है, ये वाला 50,000 कॉस्ट कर रहा है, और ये वाला 60,000, और उनके पास बजट कितना है, 1.2 मिलियन का, मिलियन के अंदर, मिलियन मीन्स 1 मिलियन इज 100,000। ठीक है, तो
1.2 million means you multiply this by this one, so you get 1.2 million means आप इसको मल्टीप्लाई कर दें इनके साथ, आपके पास बच जाएगा 1 2 1 2 1 2 3। तो इतने हैं, आप सबको ऐड कर दें। 40,000 अगर एक ले रहा है तो x1 अगर नंबर ऑफ पोजीशंस हो तो कितने लेंगे। इसी तरह 50,000 एक सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर एनालिस्ट ले रहा है तो अगर x2 होंगे तो कितने होंगे। और इसी तरह 60,000 एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ले रहा है तो अगर x3 होंगे तो कितने लेंगे। और ये टोटल इसके साथ लिख दें। तो ये आपका पार्ट एक सोल्यूशन हो गया, जिसमें आपसे पूछा गया कि आप इसकी इक्वेशन बना दें। ठीक है। सेकंड में पूछते हैं कि अगर उन्होंने किसी सिर्फ एक ही बंदे को लेना हो, ठीक है, द एंटायर बजट स्पेंड ऑन ओनली वन पोजीशन, दैट मीन्स कि वो किसी और को हायर नहीं कर रहे, इन तीनों में से किसी एक को करना चाह रहे हैं। अगर वो प्रोग्राम ऑफिसर को हायर करना चाह रहे हो तो फिर ये बाकी दो जो है वो क्या है, जीरो है, वो हायर नहीं कर रहे तो जीरो हो गए। तो ये बन जाएगा 40 टाइम्स 40,000 x1 इज इक्वल टू 100। दोनों सेट्स को 40,000 पे अगर आप डिवाइड कर दें तो आपके पास कितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे, 30। इसी तरह अगर आप सीनियर एनालिस्ट को लेना चाह रहे हैं, सीनियर प्रोग्राम एनालिस्ट को, तो फिर आपके पास x1 और x3 जीरो होंगे। तो दैट मीन्स 50,000 x1 इज इक्वल टू 1200,000। इसको अगर आप 50,000 से डिवाइड कर दें यू गेट 24। इसका मतलब आपको 24 सीनियर एनालिस्ट चाहिए। और अगर आपको ये दोनों नहीं चाहिए एनालिस्ट, आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, तो दैट मीन्स x1 और x2 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 60,000 x3 इज इक्वल टू 1200,000। इसको डिवाइड करेंगे दैट बिकम्स 20। तो हमें सिर्फ 20 सॉफ्टवेयर इंजीनियर के ऊपर ये बजट, इतने पोजीशन हम ले सकते हैं, हायर कर सकते हैं। पार्ट सी में क्या करें, इफ एग्जैक्टली 10 प्रोग्राम एनालिस्ट्स आर नीडेड, तो सीनियर कितने होंगे और सॉफ्टवेयर कितने लेंगे। इसका मतलब है कि आपने क्या करना है, x1 उसने स्पेसिफाई कर दिया है कि हम प्रोग्राम ऑफिसर सिर्फ 10 ही लेंगे। अगर हम प्रोग्राम ऑफिसर 10 लेंगे तो सीनियर कितने लेंगे और सॉफ्टवेयर हम नहीं ले रहे। ठीक है, तब आपने कैलकुलेट करना है। तो इसको हम लिख देंगे x1 इज 40,000 इंटू 10 प्लस x2 हमने फाइंड आउट करना है और x3 हम नहीं ले रहे। तो इसको कैलकुलेट करें, 50,000 x स्क्वायर x2 1200,000 माइनस 400,000 को सब्ट्रैक्ट करें, 500 पे डिवाइड करें, you get the answer to be 16। इसी तरह अगर हम अगेन x1 तो एज इट इज रहेगा। अब वो कह रहा है कि वो सीनियर एनालिस्ट नहीं ले रहे और कितने वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर लें। तो अगेन ये बन जाएगा आपका x1 तो यही रहेगा 40,000 इंटू 10 प्लस x2 अब नहीं ले रहे और 60,000 x3 इज इक्वल टू 1200,000। इसको उस तरफ लेके जाएं, अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके 800,000 डिवाइड बाई 60,000 करेंगे तो आंसर यू गेट इज 13.3। तो मैक्सिमम सॉफ्टवेयर इंजीनियर कितने लेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 13।
Okay, move on to question number 29. ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम है जिसमें उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर 100 मिलियन स्पेंड करने हैं। 100 मिलियन मीन्स के 100 इंटू 10 100,000। ठीक है, तो अब उनने कहा हुआ कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ पे सर्फ होनी चाहिए। परचेजिंग द बसेस, परचेजिंग द सबवे कार्स एंड रिपेयरिंग द पेविंग सिस्टम, पेविंग ऑफ द सिटी स्ट्रीट्स। स्ट्रीट के ठीक करने में टोटल कॉस्ट जो है वो एक बस की कितनी है 150,000, सबवे कार की कितनी 180,000, और एक माइल अगर रीपेविंग करनी है तो उसकी कॉस्ट कितनी है $250,000। ठीक है, और टोटल उनके पास इतना है। तो एक उसने कहा हुआ कि हम अगर कहें कि x1 क्या है, x2 और x3। x1 क्या है, नंबर ऑफ बसेस परचेज्ड, कितनी बसें उनको परचेज करनी है। ठीक है, एक बस की उसको कितनी कीमत देनी पड़ रही है $150,000। इसी तरह x2 क्या है, नंबर ऑफ सबवे कार्स, एक कार की इसको कितनी कीमत देनी पड़ रही है 180। और इसी तरह एक माइल, नंबर ऑफ माइल्स ऑफ रिपेयरिंग, तो उसकी इसको कॉस्ट कितनी पड़ रही है 150,000। तो वो टोटल वो कह रहा है कि अब इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखे तो ये बन जाएगा 150,000 x1 प्लस 180,000 x2 प्लस 250,000 x3, टोटल 100 मिलियन है। तो आप इसको 1 2 3 4 5, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को यूज करके अब हमें सॉल्व करना है। पार्ट बी में कहते हैं कि अगर उसने 100 बसें लेनी हो, दैट मीन्स कि x1 कितना है 100 बसें ले रहे हैं और कार्स कितनी 200 लेनी है, तो कितने माइल जो है वो आप इससे स्ट्रीट जो है वो रिपेयर कर सकते हैं। तो आप इसमें वैल्यूज में डाल दें, x1 की जगह पे 100, x2 की जगह पे 200, x3 एज इट इज आएगा क्योंकि हमने ये फाइंड आउट करना है। और इसमें से इन दोनों को ऐड करें, उस पर सब्ट्रैक्ट करें और 250 से डिवाइड करें। सो द आंसर वुड बी x3 इज इक्वल टू, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे सो द आंसर गिव्स to be 196 miles। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो गेट 196 माइल्स। ठीक है, पार्ट सी में आपसे क्या कहते हैं, इफ ऑफिशियल वांट्स टू स्पेंड ऑल द ग्रांट मनी ऑन वन टाइप, सिर्फ अगर एक चीज के ऊपर उन्हें स्पेंड करनी हो, इनमें सारी अगर अगर ये सिर्फ एक चीज के ऊपर स्पेंड करना चाह रहे हैं, सिर्फ बसें खरीदना चाह रहे हैं, ये बाकी दो काम नहीं करना चाह रहे हैं, तो कितनी बसें इनको खरीदनी होंगी। ठीक है, इसमें आ जाएगा आपके पास x1, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे सो द आंसर शुड बी 666.67। तो आप अप्रॉक्सीमेटली 66 या 67 कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर वो सिर्फ कार खरीदना चाह रहे हो तो उसमें x2, x1 और x3 जो है वो ज़ीरो होंगे, तो आपके पास आ जाएंगे 180,000 x2। इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा
और इसी तरह अगर हम वो सिर्फ x3 करना चाह रहे हो तो x1 और x2 0 हो जाएगा। दैट गिव्स अस 250,000, x3 इज इक्वल टू 100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो x3 बिकम्स 400 माइल्स। इतने माइल्स को वो क्या कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन सेज पॉलिटिकल कैंपेन करना चाह रहे हैं कैंडिडेट के, और वो एडवर्टीजमेंट के ऊपर 101.5 मिलियन डॉलर्स स्पेंड करना चाह रहे हैं। तो उनको एडवाइस किया गया कि आप 4 डिफरेंट चीज़ों पे एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। एक न्यूज़पेपर के ऊपर, एक रेडियो के ऊपर, एक टेलीविज़न के ऊपर और एक बेल बोर्ड यूज़ करते हुए। हर एक की कॉस्ट उन्हें बताई है कि टेलीविज़न की कॉस्ट न्यूज़पेपर की 1500 है, रेडियो पे 2500 है, टेलीविज़न के ऊपर 10,000 है एंड बेल बोर्ड के ऊपर 7,500 है। ठीक है, तो अगर x1 हम कहें कि x1 किस चीज़ की कॉस्ट है, पर यूनिट कॉस्ट, एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, या एक एड की कॉस्ट कितनी है, यूनिट ऑफ न्यूज़पेपर एड। ठीक है, न्यूज़पेपर के एक यूनिट के एड की कितनी कॉस्ट है, x1। ठीक है, x2 क्या है, कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, सॉरी ये यूनिट्स है जो परचेज करने हैं। x1 क्या है, यूनिट्स ऑफ कितने एड्स हैं ऑफ न्यूज़पेपर। ठीक है, न्यूज़पेपर के कितने एड्स उन्होंने बाय करने हैं, द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ एड्स ऑफ न्यूज़पेपर। इसी तरह यूनिट्स ऑफ एड्स ऑफ रेडियो, x3 टेलीविज़न के एड्स कितने होने चाहिए, और x4 क्या है, बिल बोर्ड्स हैं कि कितने यूनिट्स बिल बोर्ड्स के होने चाहिए। तो एक एड के ऊपर न्यूज़पेपर की कितना खर्चा आता है, 1500। तो अगर x1 हो तो x1 टाइम 1500। इसके एक रेडियो के एड के ऊपर 250 आ रहा है, 2500 आ रहा है। तो x2 यूनिट्स अगर हो तो कितना आएगा, 250 टाइम 2500 टाइम्स x2। इसी तरह 10,000 टाइम्स x3, और इसी तरह 7,500 टाइम्स x4। ये टोटल कितना बनेगा इसका, ये टोटल कॉस्ट जो है वो उतनी होनी चाहिए जितनी उसने स्पेंड करनी है। ठीक है, इस 1.5 अगेन 1.5 मिलियन में है, तो आप इसके साथ ये मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास बन जाएगा 15,000,000। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को यूज करते हुए बाकी दो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पार्ट बी में कहते हैं कि अगर x1 न्यूज़पेपर के एड्स के पास कितने 100 उसने परचेज कर लिए हैं, और रेडियो के एड्स x2 जो है उसने 300 परचेज कर लिए हैं। ठीक है, और बिलबोर्ड्स उसने कितने बना दिए, x4 जो है वो 50 बना दिए हैं। तो x3 विच इज टेलीविजन है, उसके ऊपर वो कितने एड्स परचेज कर सकता है, नंबर ऑफ एड्स कितने परचेज करेगा वो हमने फाइंड आउट करना है। तो आप इस इक्वेशन के अंदर x की जगह, x1 की जगह पे 100, x2 की जगह पे 300 प्लस x3 हमने फाइंड आउट करना है, और x4 की जगह पे आप 50, इन सबको ऐड कर दें और 1500,000 में से सब्ट्रैक्ट कर दें। तो जब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, the answer that we get is
that is part B. So X3 would be 2, 5 divided by 10. अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, that becomes 22.5. कितने एड्स 22.5 टेलीविजन के एड्स वो परचेज कर सकता है। ठीक है, पार्ट सी में क्या पूछा गया आपसे, 50 बिलबोर्ड्स अगर एड्स वो परचेज करें तो ये बाकी कितने उसको करने पड़ेंगे। मैक्सिमम न्यूज़पेपर कितना होगा, ठीक है, मैक्सिमम रेडियो कितने होंगे और मैक्सिमम टीवी कितने होंगे। तो इसका मतलब है कि उसने कहा हुआ है कि अगर आपके पास X4 जो है वो उसने 50 ही लेने हैं, तो सबसे पहले न्यूज़पेपर कितने होंगे, न्यूज़पेपर के कितने ले सकता है, जबकि वो X2 और X3 जो है वो उनमें एड्स नहीं देना चाह रहा। तो अगेन आपने दिस वन X1 कितने होंगे हमने फाइंड करना है, X2 में नहीं देना चाह रहा, X3 में नहीं देना चाह रहा, और X4 जो है वो बिलबोर्ड उसने 50 बना दिए। तो इसको जब आप इसको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें और 1500 से डिवाइड कर दें, सो यू गेट द आंसर। इसी तरह अगेन X4 इज 50, अब वो X2 रेडियो में कितना जाना चाह रहा है, कितने एड्स परचेज करना चाह रहा है। तो अगेन X3 और X4 जो है वो सॉरी X1 और X3 जो है वो 0 है, वो न्यूज़पेपर में भी नहीं ऐड देना चाह रहा और टेलीविज़न के ऊपर भी नहीं देना चाह रहा, सिर्फ बिलबोर्ड और रेडियो पे देना चाह रहा है। दैट वुड बी रेडियो वाला दिस वन, सो 2500 1500 इंटू 1500 वाला 0 हो जाएगा, 2500 X2 प्लस X3 में भी वो नहीं देना चाह रहा और X4 तो हमने कहा कि 75। इसको सिंप्लीफाई करें, यू गेट X2। इसी तरह अगर वो सिर्फ टेलीविज़न में देना चाह रहा हो तो अब X1 और X2 दोनों 0 है और हमने X3 फाइंड आउट करना है। तो X1 0 प्लस X2 0 प्लस 10,000 X3 प्लस 7 इंटू 50, इसको सिंप्लीफाई करें, यू गेट द आंसर ऑफ X3 जो टेलीविज़न की के एड्स होंगे।